नमस्ते, मैं राजदीप शाह भारत फर्स्ट के इस युवा मंच की प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे युवा मंच एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पे हम युवा से जुड़े सारे जो मुद्दों हैं उसमें हम हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा विश्लेषण करते हैं। आज का जो चर्चा का विषय है वो है यूथ इन पॉलिटिक्स। शुरू करने से पहले मैं अभी सभी को बताना चाहूंगा कि अगर हमारा जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगे, यूनिक लगे, then please do like, share and subscribe and then all notifications. You can also pay through our UPI ID given in the description box below. अभी मैं हमारे जो मेहमान हैं उन सब से आप सभी से परिचय करवाना चाहूंगा। हमारा जो पहला गेस्ट है वो है डॉक्टर सुमित कुमार, PhD in Educational Planning and Administration from National Institute of Educational Planning and Administration, a planning body of Ministry of Education, Government of India. नमस्ते सर। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो है अनुभा मिश्रा, who is pursuing her masters in English literature. She is also interested in politics and writes on various contemporary or national and international issues. हमारा जो थर्ड गेस्ट है वो है शीनू गोयल मैम, who is a state vice president of भारतीय जनता युवा मोर्चा and also a national executive council member of ABVP. आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो मेरा जो सवाल है पहले मैं अनुभा मैम से पूछना चाहूंगा कि मैम हमारे जो संसद में हमारे जो युवाओं का कम प्रतिनिधित्व रहा है और महिलाओं का भी जो कम प्रतिनिधित्व रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ एक और भी सवाल है कि क्या अनुकूल वातावरण हो सकता है कि हमारे युवा और महिलाओं हमारे जो राजनीति है उसमें पार्टिसिपेट कर सके? जी धन्यवाद राजदीप, मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। मैं आपकी टीम को और आपको बहुत बधाई देती हूँ कि आप जो भारता फर्स्ट और युवा मंच के कार्यक्रम के थ्रू जो मैसेज प्रमोट करना चाहते हैं यूथ में, वो काबिले तारीफ है और वो बहुत ही सराहनीय है। तो आप उसके बधाई के पात्र हैं। तो जहाँ तक रही युवाओं के प्रतिनिधित्व की बात, तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि देखिए, हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है। हम सभी ये बात कहते हैं कि ये युवाओं का देश है और हमारी 50% से जो ज़्यादा की पॉपुलेशन है वो 25 साल से कम की पॉपुलेशन है और जो बाकी की 50% की पॉपुलेशन है वो 35 साल से भी कम है। तो अब देखिए, कहीं न कहीं जो पॉलिसी मेकिंग में और उससे ज़्यादा जो युवाओं का रुचि रही है राजनीति की तरफ, वो बहुत ही कम रही है और बिल्कुल भी सराहनीय नहीं हो सकती है। पर हाँ, ये बात सोचने वाली है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? तो उसके लिए मुझे लगता है कुछ चीज़ें ज़िम्मेदार हैं। युवाओं में कहीं न कहीं ये आक्रोश है कि राजनीति जो है वो ज़रा भी अब ल्यूक्रेटिव नहीं है उनके लिए और उनको नहीं लगता है कि राजनीति में आने से उनको पर से कोई लाभ होने वाला है, जिसकी वजह से उनका रुझान जो है उसकी तरफ इतना नहीं हो पाता है। और हम सभी, आप, मैं, हम सब अपने ग्रुप में बैठ के फ्रेंड्स के बीच में, अपने परिवार के बीच में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब ये इच्छा रखते हैं कि हम बहुत कुछ करें, देश के लिए करें, समाज के लिए करें, पर कहीं न कहीं हमें वो मंच नहीं मिलता है। तो और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल की बात रही कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों कम है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जो हमारा समाज रहा है, आज़ादी के बाद से मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का हो गया है। हमारा कल्चर जो है वो ये नहीं कहता है कि ये पितृसत्तात्मक समाज हो, पर कहीं न कहीं वो ऐसा बन गया है। और आप देखिए कि अगर एक महिला काउंसलर का या सरपंच का चुनाव लड़ती है, तो भले ही वो वहाँ इलेक्टोरेट के तौर पे और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो आ गई हैं, पर कहीं न कहीं उनकी पहचान उनके पति के थ्रू होती है और उनके पति जो हैं वो सारी चीज़ें सँभालते हैं और सारा देखा-जोखा सब वो देखते हैं।
तो अगर आप देखिए कि आपके घर में कोई महिला है और वो जा रही है अपना वोट कास्ट करने, तो हम ये ना करें कि हम उनको ये ना बताएं कि डेफिनेटली उनका अपना जो ओपिनियन है वो खुद अपने आप से फॉर्म हो, पर हम उनसे ये ना कहें कि आप पर्टिकुलरली इस पार्टी को वोट दें या इस कैंडिडेट को वोट दें। वो उनका अपना स्वच्छंद निर्णय होना चाहिए। और जब हम इस चीज पे रोक लगाते हैं, कहीं ना कहीं हम युवाओं को और युवतियों को ये करने से बाधित करते हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार वोट दें। तो मुझे लगता है कि इस चीज को हमें बदलने की जरूरत है और युवाओं को और ज्यादा आगे आने की जरूरत है, क्योंकि जो युवा हैं वो उनके उनके पास आइडियाज हैं, उनके पास ट्रांसफॉर्म करने की एनर्जी है। तो अगर हम कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो युवाओं से ही आएगा और युवाओं के हित में ही है। तो मैं यही आपसे आपके मंच पर ये बताना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मेरा जो दूसरा सवाल है वो शीनू मैम से है। मैम, राजनीति में भागीदारी करने के लिए हमारे युवा क्या नए तरीके अपना सकते हैं ताकि वो राजनीति में शामिल हो सके? पहले तो सभी को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू भारत फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल शो। मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल एक तो ये विषय जो है युवाओं का, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि हमारे देश में युवा की जो पॉपुलेशन है, मैम ने बताया कि अगर 18 से 35 साल की एज हम देखें तो वो 35 से ज्यादा प्रतिशत जो युवा है हमारे देश की, और युवाओं को रीढ़ की हड्डी बोला गया है। अगर अगर हम कहें, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। युवाओं के जो डिसीजंस हैं और जो उनका लेवल ऑफ थिंकिंग है वो हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। और उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी अनेकों ऐसे प्रयास करती है जिससे युवा जो हैं निकल के बाहर राजनीति में आए। अगर मैं ये बताऊं कि किस तरीके से हम उनको लेकर आ सकते हैं, तो वेरियस प्लेटफॉर्म इसके लिए हमने बनाए हैं। जैसे पॉलिटिकल डिबेट्स हो गई, डिस्कशंस होगी, और यूथ पार्लियामेंट्स जो है वो टाइम टाइम पे बीजेपी ऑर्गेनाइज कर रही है। और धीरे धीरे जो है यूथ का पार्टिसिपेशन, अगर आप देखेंगे, हमारे हर एक लेवल के ऊपर बढ़ा है। चाहे वो अभी रिशफलिंग हुई है, हमारे काफी मंत्री जो हैं वो युवा युवा लिए गए हैं। निशिंक प्रशांत जो हैं वो अभी एक युवा चेहरा है, अगर आप देखें। और तेजस्वी सूर्य हमारे एमपी हैं और अभी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इनको इस लेवल के ऊपर आगे लेके आया गया ताकि और युवा जो है वो अपने आप को डेवलप करे उस तरीके से। तो धीरे धीरे हमारा जो मोदी जी हैं वो युवाओं को आगे लेके आने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं। और जो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कॉलेजेस में रिप्रेजेंटेशन यूथ का होना बहुत जरूरी है। उससे क्या है, हमारी जो लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और आइडियाज हैं वो आगे आते हैं और यूथ का इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स में बढ़ता है। तो मैं इतना ही कहते हुए कह रही हूँ कि इस मंच के थ्रू युवाओं को आगे आना चाहिए और हर एक जगह पे डिबेट में, डिस्कशन में भागीदारी करनी चाहिए, अपने सुझाव लोगों तक पहुंचाने चाहिए ताकि हम अपने देश की ग्रोथ में हम एक हिस्सेदारी जो है वो डालें। थैंक यू। Okay, thank you, ma'am. We won't get into the political portions. It's a request to everyone. Okay. मेरा जो तीसरा सवाल है वो सुमित सर से है। सर, आप जानते ही होंगे कि एक्टिविज्म जो है वो हमारा यूथ का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन रहा है, which has come to the forefront. तो हमारा जो एक्टिविज्म है उसको पॉलिटिक्स के जरिए हमारा जो युवा है वो अगर पूरा करना चाहते हैं तो हम उनको कैसे इनकरेज करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं। Good evening, everyone, and firstly, I take this opportunity to congratulate Bharat First Manch for such a noble platform and directly coming to the question. How to channelize the energy of activism to the mainstream politics. यहाँ पे सबसे जो ध्यान देने की बात तो ये है ना कि सबसे कि कोई आदमी लीडर, पॉलिटिकल लीडर बनता कैसे। तो मुझे लगता है 3 चैनल होते हैं जिससे लोग पॉलिटिकल
मेन स्ट्रीम में पहुंचते हैं। एक ग्रास रूट पॉलिटिक्स है, दूसरा हेलीकॉप्टर कैंडिडेट होते हैं। उन दोनों के अलावा हेलीकॉप्टर कैंडिडेट का मतलब मेरा है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड या थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन या सिने स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, जो सीधे जिनको यूथ लीडर या यूथ आइकन बता के सीधे जो है ग्राउंड को उतार दिया जाता है। बट इन दोनों से अलग स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है। बट पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट पॉलिटिक्स का महत्व जो है कमोबेश काफी घटा है। और ये देखना होगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लोग जो एक्टिवली स्टूडेंट वॉइसेस को या रीजनल लेवल के या किसी भी कास्ट लेवल पे जो वॉइसेस हैं उनको उठा दे, उनको ग्लोबल, सॉरी नॉट ग्लोबल, नेशनल लेवल पे एटलीस्ट रेज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, उनमें से बहुत कम ही लोग हैं जो मेन स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं। हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसमें मुझे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लगती है। पहला ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो लोग पहुंच रहे हैं उसमें से एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है जो कि फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। ठीक है, और यूजुअली दे बिलोंग टू सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनके लिए मतलब मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला है जो आके बोले कि मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ या किसी राज्य का सीएम बनना चाहता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि उनके लिए ये सोच पाना ही बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि वी ऑल नो दैट बाय एंड लार्ज द वॉलेट एज वेल एज बुलेट पावर मैटर्स a lot when it comes to mainstream politics। दूसरा एक और प्रॉब्लम जो है सोच के साथ है, क्योंकि आप किसी छोटे शहर में जाइए और बोलिए, किसी के बारे में बोलिए कि ये आदमी नेता है, तो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, इट्स अ स्लैंग वर्ड। ये नेतागिरी करता है, ये नेता, बहुत ही स्लैंग वर्ड है। और जब तक हम इस इमेज को डिसमेंटल नहीं करेंगे तब तक शायद हम उस एनर्जी को चैनलाइज करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। और बहुत बड़ी बात है कि क्या क्या तरीका हो सकता है जिससे हम उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाए। उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे ये लगता है कि अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IITs को ये बोला था कि आप लोग जो है अपने अगल बगल के 4-5 गांवों को गोद लीजिए और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, दिस इज द चैनल थ्रू विच IITians would be able to interact with the society and they would be able to know what are the real challenges which is there on the ground। ठीक है, instead of giving this specific charge or charge to IITs only, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप उनको इंकरेज कीजिए, उनको फंडिंग दीजिए, सो दैट इंसान जो है अपने अगल बगल की समस्याओं से अवगत हो सके। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग समस्याओं से अवगत या तो किसी न्यूज चैनल के माध्यम से होते हैं या अपनी किताबों के माध्यम से हैं, और दोनों के दोनों अपने आप में संपूर्ण नहीं है। अनलेस आप ग्राउंड पे नहीं पहुंचते हैं, आप रियलिटी से को पूरी तरह से जान नहीं सकते हैं। और ये एक चैनल है जिससे शायद ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होंगे, और जब वो ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होंगे तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ जाएं। और पैरेलली एक और चीज है, क्योंकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इंटर करने के लिए जो वॉलेट और बुलेट पावर की बात मैंने की है, तो जहां तक मुझे याद है लिंगदो कमेटी रिपोर्ट में ये बोला गया था, या इवन इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी है उसमें भी ये सजेस्ट किया गया था कि जितना भी इलेक्शन होता है उसका जो खर्चा है वो इलेक्शन कमीशन खुद उठाए। अगर ऐसा होगा तो उस केस में आम लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि हाँ हम पार्टिसिपेट करें। अदरवाइज एक समान वर्ग के इंसान के लिए बहुत मुसीबत हो गई। अपने आप में सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि हम आगे चल के किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हुए जो है कोई MLA या MP या ऐसा कोई पोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैं अभी शिनू मैम से फिर से आना चाहूंगा। मैम, कि हमारा जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उनसे सीख मिलके हमारा युवा क्या सीख सकते हैं, और वो सीख के कैसे वो आगे ले जा सकते हैं हमारा ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को, इसके बारे में थोड़ा। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हम क्या सीख सकते हैं, यही है कि जो नेपोटिज्म है, वंशवाद है, उससे बाहर निकल के हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी देश का नेतृत्व कर सकते हैं, हम भी आगे आ सकते हैं, हम अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जो मतलब पहले क्या था कि हम सोचते थे कि ये बड़े नेता का बेटा है, यही आगे आ सकता है, हम ये सोच करके राजनीति में नहीं आते थे। लेकिन अब समय जो है वो चेंज हो चुका है। मैं एक माध्यम परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिला कि मैं बीजेपी में अभी काम कर रही हूँ। ऐसे भी बहुत सारे युवाओं को आगे आना चाहिए,
सोचना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो ट्रेडिशन है वो चेंज हो गया है। हर एक कार्यकर्ता को मौका मिलता है आगे आने का, और जो ट्रेडिशन था पहले ये था कि बस उन्हीं तक सीमित था, अब चेंज हो गया है, तो इससे हमें बाहर निकल के आना चाहिए। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैं फिर से सुमित सर से एक सवाल पूछना चाहूँगा। सर, राजनीति दलों में जो युवा और युवती के लिए आज तक क्या रणनीतियाँ और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई अपनाई है कि ताकि वो हमारे जो संसद है उसमें रिप्रेजेंटेशन कर सके? देखिए, क्या अपनाई है इस पे क्वेश्चन करना या उस पर बात करने से ज्यादा मुझे लगता है ये बात करनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमारा रिप्रेजेंटेशन काफी कम रहा है। तो मुझे लगता है एक तो कि क्योंकि हम हमेशा से ये बात हुई है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और इस चीज को अगर हम ध्यान में रख के सोचे तो जैसा कि we all know that almost 50% of our population belong to the youth category. तो अगर हम उनकी भागीदारी इंश्योर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं फर्स्ट प्लेस पे we need to come out with the solution called reservation for youth in parliamentary system. एक दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जैसे कि बाकी सारे देशों में ये बात होती है कि तो जो भी पॉलिटिकल लीडर होते हैं या राष्ट्रपति बनते हैं यूएसए में, वो 2 टर्म के लिए बन पाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई टर्म नहीं, कोई मैक्सिमम जो एज लिमिट ब्रैकेट है वो डिफाइन नहीं किया हुआ है। उसकी वजह से आप 90 साल में भी आप ये एस्पायर कर सकते हैं कि आप देश के पीएम बन सकते हैं या किसी राज्य के सीएम बन सकते हैं या राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो वो एक अपर लेवल ब्रैकेटिंग जो है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो मैंने एक और इससे पहले भी एक बात बोली कि एक जो मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इस वजह से नहीं आ सकते हैं, आ पाते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट अ वायबल कैरियर ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा वॉलेट एज वेल एज बुलेट पावर की जरूरत पड़ती है। तो उस पे हमें काम करने की जरूरत है और वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज लगता है कि जैसे आज के डेट में जैसे देखा गया है कि जैसे यूपी गवर्नमेंट ने किया था कुछ दिन पहले कि आप अगर मुखिया बन रहे हैं या कुछ और भी पॉलिटिकल पोस्ट ले रहे हैं तो आपके लिए एक डेफिनेट सैलरी दी जाएगी, यू वुड बी अ सैलराइड एम्प्लॉय। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज को भी अगर आप अपनी ओर आकर्षित करना है, ठीक है, क्योंकि जब से लिबरलाइजेशन आया है, लिबरलाइजेशन से पहले हम लोग सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ देखते थे। अब हम आत्मनिर्भर भारत में रह रहे हैं, यहाँ हमें हर चीज पे खुद हर चीज के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना तो एक व्यक्ति विशेष के लिए जो सबसे जरूरी एक एज में 25-30 साल की उम्र में आके सबसे जो जरूरी चीज होती है आत्मनिर्भरता के कॉन्टेक्ट में, वो है एक जीविकोपार्जन का साधन, करियर ऑप्शन। तो अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो उस केस में यू नीड टू अट्रैक्ट थ्रू सैलराइड चैनल्स। पॉलिटिकल पार्टीज में भी कुछ एग्जांपल शायद मैंने सुने हैं जिसमें स्पेसिफिक पोजीशन के लिए लोगों को हायर किया था विद ऑल पॉसिबल रेम्यूनरेशंस। तो ये भी एक चैनल। उसके अलावा एक और चीज है जो मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ वी ऑलरेडी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, बट हमारे यहाँ अप्रोच जो है वो काफी हद तक टॉप डाउन अप्रोच, जबकि पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे यहाँ मल्टी लेवल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है। इसमें ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जिस लेवल पे आ रही है आप उसी लेवल पे सॉल्यूशन कीजिए, या इन अदर वर्ड पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में वी नीड टू हैव अ बॉटम अप अप्रोच। और ये तभी हो पाएगा जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है ज्यादा से ज्यादा किसी भी समस्या के कॉन्टेक्स्ट में हो। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे किया जा सकता है या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये भी एक सवाल है। और इसके लिए मेरा जवाब यही हो सकता है कि हमारे यहाँ जैसे डीएम होते हैं या बीडीओ होते हैं ब्लॉक लेवल पे, इन सबों के लिए एक डेजिग्नेटिंग ऑफिस होता है जिसका खर्चा सरकार वहन करती है। हाउएवर इन केस ऑफ ऑल दिस एमएलए एमपी, उनके लिए कोई डेजिग्नेटेड ऑफिस नहीं होता है उनके कार्य क्षेत्र में। आपको अपने पीएम से मिलना है, आप दिल्ली आके मिलिए, एमपी से मिलना है आपको दिल्ली आके मिलना पड़ेगा। बहुत रेयर है कि वो अपने फील्ड में आपको मिले। तो ऐसे लोगों को उनके फील्ड में आप, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ फील्ड जॉब, तो आप उनको फील्ड में उनके लिए एक ऑफिस निर्धारित कीजिए, एक टाइम टेबल हो जिसपे वो वहां पे मिल सके, और उनपे ये जिम्मेदारी दिया जाए कि आप कम्युनिटी मोबिलाइजेशन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इंश्योर कीजिए, क्योंकि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन विल लीड टू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही आप ग्रास रूट लीडर्स जो है ना वो पैदा कर सकते हैं। ये आप हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स के माध्यम से आप ग्रास रूट लीडर्स मुझे नहीं लगता कि क्रिएट किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा आखिरी सवाल है वो अनुभा जी से है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हैज बीन वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमारे संसद ने क्या सही जो कदम है वो उठाए हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़े हमको बताएं। जी, देखिए राजदीप, मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जब जहाँ बात होती है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे अपने घरों से शुरू होता है। वो संसद में पहुंचा है क्योंकि वहां पे हमारे ही अपने घर के लोग वहां पहुंचते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अगर आप रोकना चाहते हैं तो पहले उसकी शुरुआत आपको अपने अपने हमारे घरों से करनी पड़ेगी। तो कहीं तो जब आप देखते हैं कि कोई महिला चल रही है या कोई महिला जा रही है, तो अगर आप उस पे फप्तियाँ कसते हैं या कुछ और तरीके की हुड़दंगबाजी होती है, तो कहीं न कहीं उसका मोराल जो है जो एक सोसाइटी की तरफ से सपोर्टिव होना चाहिए, वो सपोर्टिव ना होके उसको कहीं न कहीं पीछे खींचता है और वो अपनी बात, अपना पक्ष रखने से कहीं न कहीं कतराती है। पर आज क्योंकि समाज बदल रहा है, युवतियाँ आगे आ रही हैं, वो अपने आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो छोटे पदों से शुरुआत करती हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में और बहुत सारे गाँवों में सरपंच जो हैं वो 18 से 20 या 25 साल की युवतियाँ बन रही हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक बदलाव है और ये एंड इट इज़ हियर टू स्टे डेफिनिटली। उसके साथ मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में जहाँ तक बात होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, तो इट हैज़ टू बी मोर इंक्लूसिव। तो कहीं न कहीं ये साथ ही जो वहाँ पे मेल पॉलिटिशियंस हैं, जो पुरुष समाज वहाँ पे उपस्थित है, ये उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि वो वहाँ जो महिलाएँ प्रतिनिधित्व के लिए आ रही हैं, वो किसी न किसी परिवेश से आती हैं और उनके परिवेश को समझते हुए, उनके हालातों को समझते हुए, उनके लिए वो कितना इंक्लूसिव, कितना सपोर्टिव बना सकते हैं, ये मुझे लगता है इसमें एक सकारात्मक पहल हो सकती है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो महिलाएँ एक्टिव पॉलिटिक्स में आती हैं, मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो सिर्फ़ अपने कार्य क्षेत्र तक सीमित ना रहकर, वो बाहर अगर निकलेंगी, वो बाहर ग्राउंड लेवल पे अगर काम करना शुरू करेंगी, तो डेफ़िनेटली जो बाकी के जो यूथ उनको देखता है, जो यूथ उनको देख के इंस्पायर होता है, वो भी उनसे प्रेरणा लेगा और पॉलिटिक्स को जॉइन करने की तरफ एक कदम बढ़ाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू मैम। तो हमारा जो ये टॉपिक है इसके ऊपर आगे कैसे बढ़ा जाए, अब इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं और व्हाट कैन बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। शीनू मैम आपसे शुरू करते हैं। मैं यही कहूंगी कि युवाओं वही बातें आगे आती हैं कि हम युवाओं को बाहर निकल के आने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों की एनर्जी और ओपिनियंस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक यूथ जो है उस हर चीज से निकल रहा है, पढ़ा लिखा यूथ है, अगर वो आगे आएगा तभी हम देश को आगे लेके जा सकेंगे। और बहुत से विषयों पे इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा युवा जो है बाहर निकल के नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट, उनका कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है। जो पॉलिटिक्स में अगर हम कहें कि स्टेबिलिटी नहीं है, पर फिर भी हमें सोचकर इसको निकलना चाहिए। देश के लिए, देश को जरूरत है आपके ओपिनियन की, आपके एनर्जी की, ताकि हमारे देश की ग्रोथ हो सके। थैंक यू। सुमित सर। उनकी बात से सहमत हूँ मैं, और कुछ उसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि युवाओं को की भागीदारी, एक तो युवा का खुद का अंतर्मन उनको कितना प्रेरित कर पाता है ऐसे अवसरों के लिए, और दूसरा कितना अवसर जो है वो बाहर में है। ये दोनों के बीच अगर समन्वय होगा तभी युवा की भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। उसके लिए अनडाउटेडली क्योंकि क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप या ये काफी हद तक हम लोग सोशल वेलफेयर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, और बहुत मुश्किल होता है आम इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक सोशल वेलफेयर के कॉज को दे देना, अगर आपके पास, अगर आप इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं आ पा रहे, ठीक है। एक दूसरा बात कि पॉलिटिकल लीडरशिप को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पे जो जो नेता वो तैयार कर रहे हैं या जो ट्रेनिंग वो लोगों को दे रहे हैं, वहां पे इंश्योर करें कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं की भागीदारी हो, क्योंकि हमारे यहाँ 18 साल की उम्र के बाद से लोग वोटिंग राइट दे सकते हैं, और 21 साल की उम्र से एटलीस्ट आप पंचायत लेवल
पे आपकी उम्मीदवारी जो है वहां से शुरू हो जाती है। तो हम ये इनसे और 25 साल के बाद से आप MLA MP बन सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कैसे हम वहां पे लोगों को क्योंकि 18 से 21 वाला ब्रैकेट है, वहां से कैसे लोगों को हम 21 से 25 के वाले ब्रैकेट में एंट्री करवाने का प्रयास करेंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज के नाते का काम है। उसके अलावा एज अ सोसाइटी भी हमें ये समझने का प्रयास करना होगा कि जो मैंने कहा इससे पहले कि मैं खुद एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने देखा है या इवन कॉलेज लेवल पे भी देखा है कि भाई ये नेता है, ये जो स्लैंग है, इसको हम कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं, इस इमेज को कैसे डिसमेंटल कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कॉलेज लेवल पे हमें जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसको प्रमोट करना चाहिए, बट उससे भी पहले मुझे लगता है क्योंकि स्कूल लेवल पे, क्योंकि हमारे पास क्योंकि सोशल साइंस का कोई लैब नहीं होता है, सोशल साइंस डिसिप्लिन का कोई लैब नहीं होता। जैसे स्कूल लेवल पे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लैब्स होते हैं, सोशल साइंस का नहीं होता। हम सिविक्स पढ़ते हैं और सिविक्स में हम पढ़ते हैं कि भाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे जो विषय वस्तु हैं उनसे हमें एक अवगत किया जाता है, एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। बट अगर ये स्कूल लेवल पे इंस्टीट्यूट किया जा सके, दैट टू थ्रू द फोर्स ऑफ करिकुलम इटसेल्फ, क्योंकि करिकुलम से कोई चीज आएगा तो सोसाइटी, फैमिली, हो सकता है सबके सब उसको सपोर्ट करे कि कैसे आप जो वाइडर पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक डमी वेरिएबल, उसका एक डमी फॉर्मेट जो है वो स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए। कैसे आप अपना क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, कैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनका एक सही हो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ये सारा चैनल भी अगर पे ही वर्क किया जाएगा तो पॉलिटिकल एस्पिरेशन जो है बहुत कम एज में लोगों के अंदर प्रस्फुटित हो सकती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अनुभव मैम? जी, देखिए राजदीप, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमें संविधान के द्वारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 की धाराएं जरूर बता दी जाती हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि कहीं पे भी हमारे साथ न जाति के तौर पे, न लिंग के तौर पे कहीं भेदभाव नहीं होगा, और हम हर महीने में बराबरी का, समानता का अधिकार चाहते हैं। पर सिर्फ बात यहाँ तक देखिए खत्म नहीं होती है, बात इससे कहीं ज्यादा बढ़ती है कि हम सबको, हम युवाओं को ये जानना होगा, ये बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ये जितना हमारा मौलिक अधिकार है उतना ही हमारा मौलिक दायित्व भी है कि हम आए और हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज बने। मैं युवाओं को इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज मानती हूँ क्योंकि युवाओं के द्वारा ही बदलाव लाया जा सकता है। युवा ही देख सकते हैं कि समाज में कहाँ बदलाव की जरूरत है, किस चीज में बदलाव की जरूरत है। तो सिर्फ बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, हम सबको अपने मौलिक दायित्वों के बारे में मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए और उसी के द्वारा चेंज आ सकता है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स, एंड जो कीमती समय आपने हमको दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म करने से पहले मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहूंगी, महिलाओं के लिए मैं इस मंच पे जरूर बोलना चाहूंगी कि हमारे सरकारों को 50% रिजर्वेशन जो है वुमेन्स को देनी चाहिए, कि भागीदारी जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी में आनी चाहिए, ताकि जो वुमेन्स है उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले और वुमेन बढ़कर हिस्सा ले राजनीति में। ये किस तरह से संभव हो पाएगा? थैंक यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। खत्म करने से पहले मैं आप सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा हमारे नॉलेज सेंटर के बारे में। नॉलेज सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं, बट इन अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट वे। यहाँ पे हम खेल खेल में सबको सीख देते हैं ताकि हमारा जो रोट लर्निंग प्रोसेस है उनसे आगे आकर कुछ नए तरीके से सीख सके। For further information, please visit kc.bharatfirst.com and register yourself soon. Thank you.